नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेट लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हें क्यों भारत का मजबूत प्रधानमंत्री कहा जाता है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री का पद जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद संभाला। उनके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां थी। उनको प्रधानमंत्री पद धारण करने के पहले और बाद में 3 बार हार्ट अटैक आया। उसके बावजूद उन्होंने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को चने चबा दिया। तो पहली बात तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर क्रांतिकारी कवि, राष्ट्र कवि, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में महाभारत के भीष्म पितामह युधिष्ठिर संवाद के माध्यम से कुछ पंक्तियाँ उन्होंने ऐसा कहा जो लाल बहादुर शास्त्री के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, जिसमें ये पंक्तियाँ, कुरुक्षेत्र की ये 2 पंक्तियाँ हैं कि व्यक्ति का धर्म त्याग, तप, क्षमा है, व्यक्ति का शोभा विनय भी, त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जब संप्रदाय का, तो भूलना पड़ता हमें तप, त्याग, विनय भी। ये पंक्तियाँ का अर्थ ये होता है कि अगर कोई देश तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, बार बार आक्रमण करना पड़ रहा है, तब तुम्हें ये सब चीज़ों को भूलना पड़ेगा। जैसा कि चाइना ने 62 के युद्ध में भारत को हराया और भारत की बहुत सारी भूभाग पर वो कब्जा किया था, यहाँ तक कि वह असम के तेजपुर से आगे तक निकल चुका था। और ऐसा माना जा रहा था कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो भारत से कट जाएगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से उसको पीछे हटना पड़ा और वो अक्साई चीन तक जाकर सिमट गया, जो आज भी भारतीय भूभाग का हिस्सा है। इधर पाकिस्तान ने 65 के युद्ध की प्रारंभ तब किया जब उसने जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर पर आक्रमण किया और 10,000 घुसपैठिए कश्मीर में भेज दिया। अखनूर को भारत का मुख कहा जाता है, क्योंकि भारत का जो सिर है वो कश्मीर है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने 2 बार हार्ट अटैक के बावजूद इनका मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को इस युद्ध में बुरी तरह हारना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर में जो घुसपैठिया भेजा और जो इधर जम्मू के अखनूर सेक्टर में जो घुसपैठिया भेजा, उसका नाम जिब्राल्टर रखा, जो कश्मीर में भेजा था, क्योंकि जिब्राल्टर यूरोप का वह स्थान माना जाता है जहाँ पे मुस्लिमों ने पहली बार कब्जा किया था। उसी तरह से अखनूर पर उसने आक्रमण किया। तो एक तरह से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को भारत से पूरी तरह काटने का उसका प्रयास था, क्योंकि उसी समय उसने ग्रांड स्लैम ऑपरेशन भी चलाया हुए था और चाइना का भी सह मिल रहा था और अमेरिका का भी सह मिल रहा था। चूँकि उस समय जो अमेरिका के जो
नौसेना थे वो वहाँ से शायद रवाना हो चुका था और अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ हथियार रखा था, कुछ हथियार दिया था जिसका उसने इस युद्ध में इस्तेमाल किया। तब अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया तो उसका मनोबल बढ़ गया। इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और तत्कालीन वहाँ के सेना अध्यक्ष अयूब खान ने लाल बहादुर शास्त्री को कहा कि 5 फीट 2 इंच का आदमी, इतना छोटा कद का आदमी क्या कर लेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री को बिहारी सतसई के 2 पंक्तियाँ को उन्होंने चरितार्थ किया कि जो बिहारी सतसई में कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। लाल बहादुर शास्त्री ने इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया कि भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण उसे फिर पाकिस्तानी का विजित क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने यह दिखा दिया कि छोटा सा आदमी कितना बड़ा चोट कर सकता है, कितना बड़ा तुम्हें घाव दे सकता है, कि अंततः जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वहाँ के तानाशाह शासकों ने फांसी पर चढ़ा करके मार दिया, जो बेनज़ीर भुट्टो के पिता थे। उसके उपरांत ही इंदिरा गांधी जी का मनोबल बढ़ा और उसका बदला उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से काट कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को भारत से काटना चाहता था। इतना ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान का नारा दिया, क्योंकि जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने यह नारा दिया, जिसके उपरांत ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जीत प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने जय किसान का नारा दिया, जिसके उपरांत स्वरूप भारत में हरित क्रांति आई। उस क्रांति के कारण भारत में खाद्यान्न का उत्पादन इतना बढ़ने लगा कि यहाँ के खाद्यान्न सरप्लस होने लगे, जो आज तक बढ़ता ही जा रहा। आपका प्रधानमंत्री कार्यालय उन्हीं का देन है। उसके बाद जो BSF का नाम सुनते हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन्हीं का गढ़ा हुआ है। उसके बाद जो CBI जो संस्था है, जो दिल्ली के 1946 एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पे बना, 1963 में इसको CBI नाम दिया गया, लेकिन 64 में इस संस्था को बहुत मजबूत किया गया। आपका CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आज ही है, इन्हीं का देन है। इस तरह से इस संस्थाओं को उन्होंने कितना मजबूत किया और उन्होंने दिखा दिया कि अगर संस्थाएं ताकतवर हो तो देश की नक्शा बदल सकता है, जिसका उस संस्थाओं का ही देन है कि आज भारत बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत की स्थिति भी देश में बहुत अच्छा माना जा रहा है। उन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर देश बांटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि धर्म के आधार पर देश बांटा जाएगा तो वह देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपके बगल में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पश्चिम एशिया में देख लीजिए कि किस तरह इनकी हालत दयनीय हो चुकी है। लेकिन कभी कभी बुद्ध की जगह युद्ध की नीति को भी अपनाना पड़ता है। उन्होंने डिफेंस क्षेत्र में बहुत मजबूती के साथ कदम बढ़ाया, जो राजीव गांधी तक आते आते डिफेंस क्षेत्र बहुत मजबूत हो गया। और आज के जो शासक प्रशासक हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जो डिफेंस के नाम पे इतने
लफुआ बना रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए कि जो डिफेंस क्षेत्र में, चाहे राफेल हो, चाहे मिग का ये सीरीज हो, चाहे बोफोर्स हो, इसके अलावा इन्होंने कोई ऐसा हथियार ख़रीदा है 10 से 12 साल में, उनको बताने की ज़रूरत है। उनको इसको पार्लियामेंट में के सत्र में भी बताने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या किया, डिफेंस के क्षेत्र को किस तरह से मजबूत किया है, ये जवाब देने की ज़रूरत है। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री देश के मजबूत प्रधानमंत्री साबित हुए हैं।